नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे। उसकी हमने 3 क्लासेज कर ली थी। आज हम ये 4th क्लास करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसमें मध्यपाषाण काल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नवपाषाण काल शुरू होगा। ये जो नवपाषाण काल है, इसमें 2 क्लासेज होंगी नवपाषाण काल की। आज पहली क्लास है और कल इसकी दूसरी क्लास होगी। उसमें सारा मैटर पूरा हो जाएगा इसका, क्योंकि 15-20 मिनट का वीडियो बनता है जिसमें पूरा मैटर नहीं आ पाता। अतः हम जो ये नवपाषाण काल है ये थोड़ा बड़ा है, तो हम आज एक क्लास लेंगे और कल इसकी दूसरी क्लास कर लेंगे। जो ये नवपाषाण काल है इसके बाद में ताम्रपाषाण काल पढ़ लेंगे, फिर महापाषाण काल, और ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये आपको क्लासेज पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो जो दोस्त आपके जो ये इसकी तैयारी कर रहे हैं इतिहास की, तो उनको ये क्लासेस शेयर भी कर देना। तो हम शुरू करते हैं आज क्लास नवपाषाण काल। जो ये नवपाषाण काल है इसको नियोलिथिक एज भी कहते हैं। नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज। इसकी 4000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। जो नवपाषाण काल है वो 4000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। जो नवपाषाण काल है इसका पहली बार 1865 में जॉन लुबाक द्वारा इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। नवपाषाण काल शब्द पहली बार किसने उपयोग में लिया था? जॉन लुबाक ने। कब लिया था? 1865 ईस्वी में। जॉन लुबाक ने भारत के प्राचीन इतिहास को 4 भागों में डिवाइड करा। कितने भागों में डिवाइड करा था इसको? 4 भागों में। किसने करा था? जॉन लुबाक ने। पहला आ जाएगा पुरापाषाण, दूसरा नवपाषाण, तीसरा कांस्य युग और चौथा आ जाएगा लोह युग। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रोंज और आयरन। तो ये जो नवपाषाण काल है इसका डिवाइड किसने करा था? जॉन लुबाक ने। 4 भागों में, पुरापाषाण, नवपाषाण, कांस्य युग और लोह युग। देखो दोस्तों, हमने पहले जो ये पढ़ा था निम्न पुरापाषाण काल, जो निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा था उसमें अभी एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन बना था ये वाला कि अशूलियन औजार शब्द मुख्यतः किस कालखंड के औजारों के लिए प्रयुक्त हुआ था? अशूलियन औजार शब्द मुख्यतः किस कालखंड के औजार के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो हमने ये पढ़ा है अभी निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही आया था, ऐसे सीधा का सीधा ही आया था। हमने अभी 2 क्लासेज पहली क्लास पढ़ी थी, शायद दूसरी क्लास थी, उसके अंदर पढ़ा था। इसमें 2 संस्कृति थी निम्न पुरापाषाण काल की। पहली पेबुल या सोहन संस्कृति बोले थे, दूसरी थी मद्रास और एशुलियन संस्कृति। तो एशुलियन संस्कृति सीधा सीधा पूछा गया कि कौन से काल से संबंधित था, तो ये किससे था? निम्न पुरापाषाण काल से। ये अभी आया है क्वेश्चन। नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति या अन्न उत्पादक संस्कृति नाम गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। नवपाषाण काल को ये नाम किसने दिया था? नवपाषाण क्रांति या अन्न उत्पादक संस्कृति किसने दिया था? गॉर्डन चाइल्ड ने। नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग 1936 में गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में किया था। किसमें किया था? मैन मेक्स हिमसेल्फ में। किसने किया? गॉर्डन चाइल्ड ने। कौन सी बुक थी इनकी? मैन मेक्स हिमसेल्फ। कब की थी? 1936 में। ले मेसूरियर ये थे, इन्होंने भारत में 1860 में टोस नदी घाटी, जो कहाँ पे है? यूपी में, इसमें नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज करी। नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज किसने करी थी? ले मेसूरियर ने। कब करी थी? 1860 में। कौन सी घाटी पर? टोस नदी घाटी पर। ये कहाँ पे स्थित है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। और प्रथम स्थल की खोज की थी। ये टोस नदी घाटी में प्रथम उपकरण स्लेट था। इस टोस नदी घाटी में जो इनको प्रथम उपकरण मिला था वो क्या था? सेल्ट। क्या? कौन सा उपकरण मिला था? सेल्ट, जो कि नवपाषाण युग का था। कौन से युग का था? जो कि नवपाषाण युग का। नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम इन तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा औजार। कौन सा आ जाएगा? औजार।
इसमें आएगा नवपाषाण काल में भी औजार किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। पहले भी पत्थर से बन रहे थे और अभी भी नवपाषाण काल में भी किससे औजार बनाए जा रहे थे? पत्थर से। लेकिन ये औजार पहले की बजाय अत्यंत ही उच्च कोटि के थे। पहले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे नवपाषाण काल में आए तो ये कैसे हो गए ये औजार? अत्यंत उच्च कोटि के। पत्थर से बनी कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार थी। क्या थी? पत्थर से बनी कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का कैसा थी? प्रमुख उपकरण थी, प्रमुख औजार था। पत्थर से बनी कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार था। तो नवपाषाण काल में पहला हमने क्या देखा है? औजार। औजार कैसा था? पत्थर से बना हुआ था और इसमें इंपॉर्टेंट क्या थी? कुल्हाड़ी पत्थर से बनी हुई। नवपाषाण काल के उपकरण पोलिश किए हुए पत्थरों से बने थे। नवपाषाण काल के उपकरण किससे बने हुए थे? पोलिश किए हुए पत्थरों से। किससे बने हुए थे? पोलिश किए हुए पत्थरों से। अतः यह पोलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कही जाती है। पोलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति कौन सी कहलाती है? नवपाषाण काल। जो ये नवपाषाण काल है वो हल्के तथा आकार में छोटे और तीक्ष्ण धार वाले औजार बनते थे। नवपाषाण काल में कैसे औजार बनते थे? हल्के होते थे, आकार में वो छोटे होते थे और तीक्ष्ण धार वाले यानी कि तेज धार वाले होते थे। कैसे औजार थे? हल्के, आकार में छोटे और तेज धार वाले। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने नवपाषाण उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था ये रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसने जो नवपाषाण काल के उपकरण थे उनको 78 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 78 वर्गों में। इसमें से 41 चमकीले थे या पोलिश वर्ग के, और जो 37 थे वो कहते थे भद्दे या खुरदरे वर्ग के। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कितने वर्गों में बांटा था? 78 में। इसमें से 41 चमकीले और 37 कैसे थे? भद्दे या खुरदरे। दूसरा आ जाएगा नवपाषाण काल का कृषि और पशुपालन। दूसरा क्या आ जाएगा? नवपाषाण काल का कृषि और पशुपालन। तो नवपाषाण काल में मानव के जीवन में स्थायित्व आया। नवपाषाण काल में मानव जीवन में क्या आया? स्थायित्व आया। मानव ने पशुपालन यानी पशुओं को पालना व्यापक तौर पर शुरू किया और कृषि करना आरंभ कर दिया। कृषि कब करना आरंभ करा? नवपाषाण काल में। और पशुओं को पालना भी नवपाषाण काल में, क्योंकि मानव जीवन में स्थायित्व आ गया था। इससे पहले वो एक दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, लेकिन जो नवपाषाण काल आया उसमें मानव जीवन में स्थायित्व आ गया था। नवपाषाण काल का मानव घर और झोपड़ियाँ बनाकर उसमें रहना आरंभ करता है। नवपाषाण काल का मानव घर और झोपड़ियाँ बनाकर उसमें रहना आरंभ करता है। इस काल में गेहूँ, जौ, मटर की खेती आरंभ हुई। इस काल में कौन सी खेती आरंभ हुई? गेहूँ की, जौ और मटर की खेती। इस काल के मानव ने मृत भांड बनाने शुरू किए। क्या बनाने शुरू करे? मृत भांड। मृत भांड का प्रयोग कृषि व पशुपालन के उत्पादकों को संग्रहित करने हेतु किया जाता था। मृत भांड का प्रयोग कैसे किया जाता था? कृषि और पशुपालन का जो उत्पादन था उसको संग्रहित करने हेतु किया जाता था। इस काल का मानव अग्नि का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर करने लगा था। किस काल का मानव अग्नि का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने लगा था? नवपाषाण काल का। हाँ, पहले अग्नि से परिचित भी हो गए थे, कृषि से परिचित भी हो गए थे, लेकिन इसका व्यापक प्रयोग कब करने लगे थे? ये नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल का मानव अग्नि का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने लग गया था। अब तीसरी इसकी विशेषता आ जाएगी उत्पादक। क्या आ जाएगी? उत्पादक। इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी उत्पादक। उत्पादक इसकी तीसरी विशेषता। नवपाषाण काल में मानव उत्पादक हो गया था। इस काल में मानव की अन्न पर निर्भरता बढ़ने लगी थी। कौन से काल में मानव की अन्न पर निर्भरता बढ़ने लगी? नवपाषाण काल में। इसमें गेहूँ, जौ, मटर ये आ गए थे उत्पादन में। इसमें पहिए का आविष्कार भी किया। किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? नवपाषाण काल में। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रही, इसलिए इसमें पहिए का आविष्कार भी हुआ। नवपाषाण काल में मानव ने कपड़े का प्रयोग आरंभ कर दिया था। किसका प्रयोग आरंभ कर दिया था? नवपाषाण काल के मानव में ने कपड़े का प्रयोग आरंभ कर दिया था। नवपाषाण का प्रसार क्षेत्र। अब आप ये पढ़ेंगे नवपाषाण का प्रसार कहाँ कहाँ और किस जगह पे हुआ। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ इसका प्रसार था
ये हम आज शुरू करते हैं अब। जो ये कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थल हैं कश्मीर के, उसमें बुरजहोम आ जाएगा, गुफ कराल आ जाएगा और कनिष्कपुरा आ जाएगा। इसके 3 स्थल थे कश्मीर के। तो कश्मीर में पहला बुरजहोम, दूसरा गुफ कराल और तीसरा कनिष्कपुरा। तो जो कश्मीर था इसमें पहला आ जाएगा बुरजहोम। बुरजहोम बहुत इम्पोर्टेंट है। बुरजहोम, इसकी खोज कब हुई थी? 1935 में, 1935 में H.D. टेरा ने करी थी और T.T. पीटरसन ने। किस किस ने करी थी? H.D. टेरा और T.T. पीटरसन ने करी थी। इसकी खोज में कितने स्तर थे? 4 स्तर। इस खोज के स्तर कितने थे? 4। तो इसकी खोज करी थी बुरजहोम की खोज करी थी बुरजहोम की H.D. टेरा और T.T. पीटरसन ने। कितने स्तरों पर करी थी इसकी खुदाई? 4 स्तरों पर। इसका अर्थ क्या है बुरजहोम का? बुरजहोम का अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान। किसका स्थान? भुज वृक्ष का स्थान। खुरदरे और घूसर मृतभांड का प्रयोग इसमें हुआ था। मिले थे बुरजहोम से। कैसे मृतभांड मिले थे? खुरदरे और घूसर मृतभांड। बुरजहोम के लोग खुरदरे और घूसर जो मृतभांड थे, घूसर मृतभांड, इनका प्रयोग करते थे। कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। इनको और यहाँ से क्या मिला है? बुरजहोम से गर्तावास भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ से? गर्तावास। बुरजहोम, इसकी खोज हुई 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन ने। 4 स्तरों में इसकी खोज हुई थी। इसका अर्थ है, बुरजहोम का अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान। और यहाँ के जो बुरजहोम के लोग थे वो खुरदरे घूसर मृतभांड का प्रयोग करते थे। और कब्र, जो इनकी कब्र होती थी, इसमें ये पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफना देते थे। यहाँ से गर्तावास भी प्राप्त हुए हैं। भूमिगत अनाज संग्रहण, चूल्हे, अस्थियों से बने औजार, बाण आदि प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से भूमिगत अनाज संग्रहण, चूल्हे, अस्थियों से बने औजार और बाण भी प्राप्त हुए हैं। तो बुरजहोम कंप्लीट हो गया अपना। बुरजहोम खोज हुई 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन ने। इसके स्तर 4 थे। इसका अर्थ था भुज वृक्ष का स्थान। यहाँ से बुरजहोम के लोग खुरदरे घूसर मृतभांड का प्रयोग करते थे। कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाते थे। यहाँ गर्तावास भी प्राप्त हुए हैं और भूमिगत अनाज संग्रहण, चूल्हे, अस्थियों से बने औजार और बाण भी प्राप्त हुए हैं। बुरजहोम से नवपाषाण के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम से क्या मिला है? बुरजहोम से नवपाषाण के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुरजहोम से नवपाषाण के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुरजहोम ये यहाँ से यहाँ तक है। ये बुरजहोम, इसकी खोज, ये अर्थ, यहाँ से खुरदरे मृतभांड, दफनाया जाता था कुत्ते और भेड़ियों को, भूमिगत अनाज और बुरजहोम से नवपाषाण के साक्ष्य, ये सब आ जाएगा बुरजहोम। इसके बाद में आ जाएगा गुफ कराल। इसका दूसरा आ जाएगा गुफ कराल। कश्मीर के थे ये। पहला बुरजहोम हो गया, कश्मीर का पहला बुरजहोम हो गया। दूसरा आ जाएगा गुफ कराल। गुफ कराल कश्मीर के थे। उत्खनन करा था अशोक कुमार शर्मा द्वारा 1981 में किया गया था। इसका उत्खनन किया गया था अशोक कुमार शर्मा द्वारा 1981 में। शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा। गर्तावास या गड्ढों में बनाए गए आवास मिले हैं। क्या क्या मिला है? गर्तावास या गड्ढों में बनाए गए आवास मिले हैं जिसमें औजार व मृतभांड प्राप्त हुए हैं। मानव शवों के साथ कुत्तों को दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। ये मानव शवों के साथ कुत्तों को दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गुफ कराल से। कहाँ से मिले हैं? गुफ कराल से। गुफ कराल में नवपाषाण स्थल से पूर्व आवास मिले हैं मगर मृतभांड नहीं मिले। गुफ कराल में नवपाषाण स्थल से पूर्व में आवास तो मिले हैं मगर क्या नहीं मिले? मृतभांड नहीं मिले। पशुओं की सामूहिक इसमें बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? पशुओं की सामूहिक बलि दी जाती थी। अब
दूसरा आ जाएगा पाकिस्तान के स्थल। पाकिस्तान के स्थल में मेहरगढ़ आ जाएगा, क्वेटा घाटी और कलात पठार आ जाएगा। ये मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ को अच्छे से पढ़ लेना। उसमें बुर्ज होम और गुफकराल को पढ़ना है, इसमें मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और कौन से दर्रे के पास? बोलन दर्रे के पास स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की 7000 ईसा पूर्व की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से मिली है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की 7000 ईसा पूर्व की जो बस्ती मिली है वो मेहरगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेहरगढ़ में। जीन फ्रांकोइस जेरिज, जो जेरिज महोदय है, इनके निर्देशन में उत्खनन हुआ था। इसका किसके निर्देशन में उत्खनन हुआ था? ये हुआ था जीन फ्रांकोइस जेरिज महोदय के निर्देशन में। 1974 में यह खुदाई 7 स्तरों में हुई। कितने स्तरों में खुदाई हुई थी इसकी? 7 स्तरों में। यहाँ से आखेटक से लेकर पशुपालन तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से हमें आखेटक से लेके और पशुपालन तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार भी या रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। रोटी की टोकरी या अन्न भंडार किसको बोलते हैं? बलूचिस्तान का मेहरगढ़ को। 7000 ईसा पूर्व के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसमें सर्वप्रमुख मिला है गेहूं और कपास। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से ही मिलते हैं हमें। यहाँ सर्वप्रथम रागी की खेती भी की गई थी। कौन सी खेती की गई थी? रागी की। मेहरगढ़ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। बकरी के साथ मालिक को दफनाने और अन्नगार के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, बकरी के साथ मालिक को दफनाने और अन्नागार के साक्ष्य भी मिले। यहाँ से कच्ची ईंटों से शिकार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान व चकमक पत्थर पर आधारित उद्योग जुड़ा हुआ मिला है, जहाँ से हंसिया भी प्राप्त हुआ है। क्या क्या मिला है यहाँ से? यहाँ से मेहरगढ़ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, बकरी के साथ मालिक को दफनाने व अन्नागार के साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों से सिगार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान व चकमक पत्थर पर आधारित उद्योग व जुड़ा हुआ हंसिया प्राप्त हुआ है। क्या जुड़ा हुआ हंसिया, चकमक पत्थर पर आधारित उद्योग, कच्ची ईंटों के सिगार से के आकार में अंगूठियों से युक्त मकान, ये सब यहाँ मेहरगढ़ से मिले हैं। बकरी के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। अब आ जाएगा कलात पठार पाकिस्तान में और क्वेटा घाटी पाकिस्तान में, ये दोनों आ जाएंगी। जो ये कलात पठार है, ये इसकी खोज किसने करी थी? कार्डी महोदय के द्वारा की गई थी। यहाँ से टोगा और नाल मृतभांड मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कलात के पठार से टोगा और नाल मृतभांड मिले हैं, और ये पाकिस्तान में है कलात पठार। कार्डी महोदय ने इसकी खोज करी। तीसरा आ जाएगा क्वेटा घाटी पाकिस्तान की। उत्खनन फेयर सर्विस ने किया। उत्खनन किसने किया था? फेयर सर्विस ने। यहाँ से मकान ईंटों से बने थे। यहाँ के मकान किससे बने थे? ईंटों के। जिसकी नींव किससे बनी हुई है? पत्थरों से। जिसकी नींव बनी हुई है पत्थरों से। इस तरह हमने ये देख लिया आज नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला, ईसा पूर्व तक चला, और इसकी खोज जॉन लुबाक ने करी थी। 4 इसके पार्टीशन कर दिए थे। इसमें पैलोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रोंज और आयरन आ गया था। और ये क्वेश्चन आया था एसुलियन औजार, ये हमने पहली क्लास में पहले के वीडियो उसमें देख लिया था। पेबोलिया सोहन संस्कृति, दूसरी थी एसुलियन मद्रास संस्कृति। तो इससे जुड़ा हुआ था, निम्न पूर्वपाषाण काल से था कि कौन से खंड के औजारों में प्रयुक्त किया गया था। तो ये निम्न पूर्वपाषाण काल में प्रयुक्त किया गया था। लेमेशूरियन ने टोस नदी घाटी 1860 में इस नवपाषाण काल की खोज करी थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य में पहला औजार था, औजार पत्थर से बने थे। कुल्हाड़ी जो मिली है वो पत्थर की बनी हुई पाषाण काल का प्रमुख औजार था कुल्हाड़ी। और नवपाषाण काल के उपकरण पॉलिश किए हुए थे, पत्थर से बने थे। उपकरणों की संस्कृति भी कही जाती है। ये हल्के आकार में छोटे और तीक्ष्ण धार वाले थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने नवपाषाण काल के उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा, जिसमें 41 कैसे थे? पॉलिश वर्ग के थे, और 37 थे खुरदरे वर्ग के। कृषि और पशुपालन। नवपाषाण काल में मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया था, तो धीरे धीरे व्यापक तौर पर
पालने शुरू कर दिए थे, कृषि करना आरंभ कर दिया था, घर झोपड़ियाँ बनाकर रहने लग गए थे। इस काल का मानव अग्नि का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने लग गया था। उत्पादक नवपाषाण काल में मानव उत्पादक हो गया था, अन्न पर निर्भरता बढ़ने लगी थी, पहिए का आविष्कार हो गया था। नवपाषाण काल में के मानव ने कपड़े का प्रयोग आरंभ कर दिया था। इसका प्रसार क्षेत्र आ गया था कश्मीर। कश्मीर में बुर्ज-होम, गुफ्त-करार और कनिष्क पूरा देख लिया था हमने। बुर्ज-होम इम्पोर्टेंट है। बुर्ज-होम की खोज 1935 में एच डी टेरा और टी टी पीटरसन ने इसकी 4 स्तरों में इसकी खोज करी थी। इसका अर्थ भुर्ज वृक्ष का स्थान था और इसमें ये लोग खुरदरे घुसर मृतभांड का प्रयोग करते थे। कब्र में पालतू कुत्ते, भेड़िए मालिक के साथ शव के साथ दफनाया गया था। अनाज संग्रहण, चूल्हे, अस्थियों से बने औजार, बाण आदि प्राप्त हुए थे। दूसरा गुफ्त करार आ गया था कश्मीर। उत्खनन अशोक कुमार शर्मा द्वारा 1981 में किया गया। शाब्दिक अर्थ कुमार की गुफा, गर्तावास, गड्ढों में बनाए गए आवास। इसमें औजार और मृतभांड प्राप्त हुए। मानव शवों के साथ कुत्तों को दफनाया गया। गुफ्त करार में नवपाषाण का स्थल से लेकर से पूर्व आवास तो मिले हैं मगर मृतभांड नहीं मिले। गुफ्त करार से क्या मिले हैं? नवपाषाण स्थल से पूर्व आवास तो मिले लेकिन मृतभांड नहीं मिले। पशु की सामूहिक बलि दी जाती थी। अब दूसरा स्थान आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेहरगढ़, क्वेटा घाटी, कलात पठार। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान बोलन दर्रे के पास स्थित था। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की 7000 ईसा पूर्व की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से मिलती? मेहरगढ़ से। जीन फ्रांको इस जेरिज महोदय के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। 1974 में खुदाई 7 स्तरों में हुई थी। कितने स्तरों में हुई थी? 7 में। यहाँ से आखेटक से लेकर पशुपालन तक के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से मेहरगढ़ गुलिस्तान का अन्न का भंडार या अनाज की टोकरी भी कहलाता था। 7000 ईसा पूर्व के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? यहीं से मेहरगढ़ से मिले। रागी की सर्वप्रथम खेती मेहरगढ़ से मिली। यहाँ पे पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। बकरी के साथ मालिक को दफनाने व अन्नागार के साक्ष्य मिले। यहाँ से कच्ची ईंटों से सिगार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान मिला। चकमक पत्थर पर आधारित उद्योग जुड़ा हुआ हंसियाँ प्राप्त हुआ है। उसके बाद में आ जाएगा कलात पठार पाकिस्तान में। खोज कार्डी महोदय ने। टोगा नाल मृतभांड मिले। क्वेटा घाटी पाकिस्तान में। उत्खनन फेयर सर्विस ने। यहाँ से मकान ईंटों से बने जिसकी नींव पत्थर से बनी हुई थी। इस तरह आज का ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना और लाइक भी कर लेना। थैंक यू।